हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पे हम लोग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एनजीओ, ये इंट्रोडक्टरी क्लास है और इसके एनजीओ के क्या रोल है, क्या इश्यूज हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये हमारा, और आपको इसका अगर पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट में जाके एनरोल हो सकते हैं। इस कोर्स में पीडीएफ आपको मिलेगा, हर एक टॉपिक का पीडीएफ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, और पिक्टोग्राफ मैं कोशिश ये करता हूँ कि उसमें पिक्टोग्राफ भी इंफॉर्मेशन हो, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहे। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एक चैनल है ओकुल करंट अफेयर्स, वहाँ पे जाके आप करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने अपना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल, उसमें इश्यूज और क्या क्या सजेशंस थे, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। आज कंटिन्यू करेंगे अपने एक नया टॉपिक को। ये चैप्टर 10 ही है हमारा, जहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोसेस और डेवलपमेंटल इंडस्ट्रीज का एक पार्ट है एनजीओ। एनजीओ होते क्या है, डेफिनेशन क्या है एनजीओ की। देखिए, अगर डेफिनेशन की बारे में बात करें तो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने डिफरेंट डेफिनेशन दी है एनजीओ की। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है एनजीओ के बारे में, ये अब थोड़ा समझ लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ये बोलता है कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मतलब इनका मेन मकसद ये नहीं है कि हम लोगों को प्रॉफिट के बेस पे काम करना है। नॉट फॉर प्रॉफिट जो परस्यू करता है एक्टिविटीज टू रिलाइव सफरिंग, प्रमोट एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, प्रोवाइड बेसिक सोशल सर्विस और अंडरटेक कम्युनिटी डेवलपमेंट। देखिए, जो भी एनजीओज हैं वो लोगों के इंटरेस्ट में, और लोगों का क्या इंटरेस्ट है उस चीज को प्रमोट करते हैं। जैसे कि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्ट करना, प्रोवाइड बेसिक सोशल सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाती है एनजीओज के द्वारा। अंडरटेक कम्युनिटी डेवलपमेंट को भी ये लिया जाता है एनजीओज के द्वारा। आपने एनजीओज का काफी ज्यादा योगदान देखा हुआ है कोविड 19 के टाइम में। कई सारे ऐसे एनजीओज थे जिन्होंने आके लोगों की मदद की। जैसे कि सोनू सूद का आपने देखा होगा, उनकी जो फाउंडेशन के थ्रू उन्होंने लोगों तक जो भी चीजें जरूरतें थी, चाहे वो मेडिसिन की हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की हो, किसी भी चीज की, चाहे वो फूड की हो, हर एक की जरूरतें पूरी की हुई है। मतलब अलग अलग कोविड 19 के टाइम में अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आई हुए, उन्होंने एक साथ काम किया और लोगों को जो बेसिक सोशल सर्विस थी वो प्रोवाइड किया है। सो दिस इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक ऑफ एनजीओ। अब बात आती है कि एनजीओ का इवोल्यूशन कैसे हुआ। देखिए, in the first half of the 19th century, the idea of voluntary organization came into Indian society for the first time with the initiation of social reforms movement. देखिए, ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का देखना चाहते हैं तो आप पिछली वाली क्लास की वीडियो देख सकते हैं। सिविल सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन का ये दूसरा पार्ट है, जहां पे हम लोगों ने रोल के बारे में, इश्यूज के बारे में और साथ ही में इसके सजेशन, तो यहाँ पे मैंने वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। तो जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये आइडियाज ये 19 जो फर्स्ट हाफ है 19th सेंचुरी का, उसमें आ गया था। कई सारे रिफॉर्म्स मूवमेंट आए हुए थे हमारे देश में। ये जो रिफॉर्म्स मूवमेंट थे पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द सोशल सेक्टर, लोगों के हित में, इंडियन सोसाइटी के हित में आए हुए थे। जो रिफॉर्म्स मूवमेंट ब्रॉट इन द स्पिरिट ऑफ डिवोटिंग लाइफ टू एड द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जितने भी रिफॉर्म्स मूवमेंट आए हुए थे, आपने देखा हुआ है, लाइक अपने हिस्ट्री में देखे हुए कई सारे, हम मुझे इतना याद नहीं आ रहा, लाइक कई सारे रिफॉर्म्स आए हुए थे, मपिला एंड सो ऑन। तो वो जो आए हुए थे रिफॉर्म्स, वो पर्टिकुलरली ये इसलिए था कि लोग जो डिसएडवांटेज सेक्शंस की जो सोसाइटी है, उन लोगों को एड प्रोवाइड करने में, लाइफ टू एड, पर्टिकुलरली इन्हीं लोगों को जो, लाइक यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ, अगर कोई वुमेन है, ऐसी सिचुएशन भी थी उस टाइम में, लाइक शुरुआत में इन दी हाफ 19th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ, तब जब वो वुमेन जो थी, अगर लाइक विडो हो जाती हैं तो उनकी दोबारा शादी नहीं होती है, या सो ऑन, कई सारी चीजें से रिलेटेड आए हुए। ये जो मूवमेंट है इसको रिकॉग्नाइज किया गया, राइट्स टू वुमेन और अनटचेबल। सेकेंड हाफ में, 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, एक हम लोग
लोगों ने एक प्रॉस्पेरिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिफॉर्म्स मूवमेंट भी देखा हुआ है, जैसे कि ब्रह्म समाज हुआ, आर्य समाज हुआ, रामकृष्ण मिशन हुआ। दिस लेट द इससे वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक एक्ट को पास किया, दैट इज सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। 1900 और 1947 के दौरान क्या हुआ, कुछ सक्सेसफुल अटेम्प्ट भी बनाए गए ताकि हम लोग चैनलाइज कर पाए जो वॉलंटरी स्पिरिट है फॉर द पॉलिटिकल एक्शन एंड द मास मोबिलाइजेशन टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ऑप्रेसिव कॉलोनियल रिजीम। देखिए 1900 जो हम लोग बोल सकते हैं इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, वहां पे कई सारे ऐसे रिफॉर्म्स आए हुए थे, ऐसे अटेम्प्ट लिया गया जो कि पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द पॉलिटिकल एक्शंस था कि हम लोगों को जो कॉलोनियल रूल है हमारे देश में उस कॉलोनियल रूल को कंप्लीटली खत्म करना है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद से लार्ज नंबर ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला इन द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। हमारे देश को बनाने में काफी ज्यादा योगदान रहा हुआ है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का। ये जो शिफ्ट है न्यू लिबरल इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल प्लानिंग ब्रॉट फोर्थ द फास्ट पेस्ड ग्रोथ ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। अब एनजीओज इंडिया में कैसे आया हुआ था, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन इनका लीगल स्टेटस है और ये रजिस्टर्ड भी है अंडर द स्पेसिफिक एक्ट। वो एक्ट क्या था, जब 1860 में एक एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश की गवर्नमेंट के द्वारा, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके अंतर्गत को रजिस्टर किए गए हैं जो भी एनजीओ हैं वो इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया जाता है। जो टर्म एनजीओ इन इंडिया ये डिनोट करता है कि एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि नॉन गवर्नमेंटल हो, क्वासी या फिर सेमी गवर्नमेंटल भी हो, और वॉलंटरी हो या फिर नॉन वॉलंटरी इन नेचर होना चाहिए। इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान की भी बात की गई है पर्टिकुलरली टू द एनजीओ। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि हर एक के पास राइट्स है कि वो एसोसिएशन को फॉर्म कर सकता है, एसोसिएशन बना सकता है। इवन आर्टिकल 43 भी ये बोलता है, जो हाईलाइट करता है कि स्टेट्स हैविंग एन एंडेवर टू प्रमोट कोऑपरेटिव इन द रूरल एरिया, मतलब राज्य जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट करें कोऑपरेटिव्स को पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज। इवन जो कॉन्करेंट लिस्ट है इन एंट्री 28 वो भी मेंशन करता है कि चैरिटीज या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडोवमेंट और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए। ये सारे ये जो है ये एनजीओ का ही पार्ट है। जरूरत क्या है एनजीओ की, देखिए इंडिपेंडेंस से के बाद से इंडिया ने एक काफी ज्यादा एक फिनोमिनल इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव किया हुआ है। एजुकेशन मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, पॉवर्टी एलिवेशन में एंड ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। जस्ट बिकॉज यहाँ पे थोड़ा योगदान जो है वो एनजीओ का ही है। एनजीओ की वजह से गवर्नमेंट ने ऐसे ही लेके आए हैं, देखिए राइट, चाहे वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हो, राइट टू एजुकेशन, आई एम रियली सॉरी, राइट टू एजुकेशन, ये भी एनजीओ ने फोर्स किया गवर्नमेंट को, तब वो पास किया। राइट टू हेल्थ केयर, एक पॉवर्टी एलिवेशन जो आप देख सकते हैं, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का जो स्लोगन चला था इंदिरा गांधी के टाइम में, तो वो भी एक एनजीओ का ही पार्ट है। एक लोगों का जो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है उसको इंक्रीज किया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ एनजीओ की वजह से। कई सारे इश्यूज भी हम लोग देखते थे पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द वुमेन। वुमेन का हर जगह एक्सक्लूजन होता था, चिल्ड्रन का एक्सक्लूजन होता था, या फिर जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं उनका भी एक्सक्लूजन होता था इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। लेकिन एनजीओ की हेल्प से इनका कुछ ना कुछ इंक्लूजन देखने को मिला। चाहे वो आप देख सकते हैं, देखिए अगर एनजीओ इनके हित में काम नहीं करती है, अभी एनजीओ गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट पे फोकस प्रभाव मतलब फोर्स डाले तो गवर्नमेंट जो है वो बिल भी पास कर दे विच इज रिलेटेड टू 30%, 33% रिजर्वेशन पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द वुमेन इन द लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली।
लेकिन अभी भी ये रिमेन्स काफी ज्यादा प्रॉब्लम बनी हुई है। जो अदर एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनइक्विटेबल ग्रोथ, जो कि इंक्लूड करता है कि नेशनलिज्म का स्प्रेड हो रहा है, रिकरेंट वायलेंस भी हो रहे हैं फॉर रिजर्वेशन से रिलेटेड। अभी रिसेंटली हमने देखा हुआ अहीर जो है, अहीर रेजिमेंट के लिए एक लोगों ने हड़ताल कर रखा। दिल्ली गुड़गांव का जो बॉर्डर है, जो हाईवे है, यहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। एंड एवर इंक्रीजिंग केसेस ऑफ फार्मर सुसाइड के भी केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये सारे एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से एनजीओज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि एनजीओ जो है वो इनकी बात गवर्नमेंट तक लेके जा सके। इंडिया जो है, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग 2018 की, तो 130वें रैंक पे है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स, देखिए बात, ये तो पुराना डेटा था, जो मेरे पास मटेरियल था उससे हम लोगों ने लिया हुआ है। एक पर्टिकुलरली चैप्टर आएगा जहां पे हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। वो सबसे लास्ट में रहेगा, इकोनॉमिक सर्वे का ही पार्ट रहेगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा आप उस चैप्टर को कहां से लिंक कर सकते हैं। तो ये की बोलता है, 2018 का बोलता है कि 38.4% ऑफ चिल्ड्रन अंडर द 5 इन इंडिया आर स्टर्न्ड। और अब तो ये सिचुएशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। In such an environment, civil societies play an important role in raising the concern of people and ensuring that minorities are not neglected। देखिए इस केस में जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो एनजीओज हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वो लोगों का कंसर्न जो है, उनके कंसर्न को रेज किया जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि जो माइनॉरिटीज है, इन माइनॉरिटीज को नेग्लेक्ट ना किया जाए। State requires the consultative and collaborative engagement of the civil society in its various development activities and program। जो गवर्नमेंट है वो भी ये चाहती है कि यहाँ पे हमारा एनजीओज का या फिर जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का, इनका जो रोल है वो हमारे साथ मिलके काम करें। कंस्ट्रक्टिव कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट होना चाहिए हमारे साथ, ताकि जो भी वेरियस एक्टिविटीज होती है या फिर जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स आए हुए हैं, वो उसमें इनकी वजह से एक प्रॉपरली हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर पाए अच्छे तरीके से, अच्छे लोग हर एक लोगों तक पहुंच जाए, पर्टिकुलरली जो माइनॉरिटीज हैं या फिर जो डिसएडवांटेज ग्रुप या मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। एनजीओज जो एक्ट एज अ ऑपरेशनल आर्म इन द सिविल सोसाइटी और दस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनजीओ डेवलपमेंटल प्रोसेस में। अब ये देख लेते हैं किस तरीके से जो एनजीओ है वो इफेक्टिव है गवर्नेंस को, मीन्स कंट्रीब्यूट करता है इफेक्टिव गवर्नेंस बनाने में। पहला ये है कि एक वॉच डॉग की तरह काम करता है। अगर कहीं पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है या फिर जो गवर्नमेंटल इनएडिक्वेसी देखने को मिलती है, तो वहां पे एक वॉच डॉग की तरह काम करता है। सेकंड, स्पोक पर्सन की तरह भी काम करता है, जो भी पर्टिकुलरली जो वीकर सेक्शन की सोसाइटी है उन लोगों के लिए उनके क्या, उनके हित में ही काम किया जाता है। उनकी क्या जरूरतें हैं, उनकी जरूरतों को गवर्नमेंट तक लेके जाता है। एक एजिटेटर का काम करता है ऑन बिहाफ ऑफ सिटीजन्स हु हैव बीन रॉन्ग, मतलब जिनको गलत ठहराया गया है। अब आप देख लीजिए, मैं तो नाम नहीं ले सकता हूँ। देखो पर्टिकुलरली क्या होता है कि कोई एक्स पर्सन है, ये वाई पर्सन है, ठीक। एक्स पर्सन, बहुत, ये दोनों पर्सन बहुत ज्यादा फेमस हैं। ये एक्स पर्सन क्या करता है कि पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी जैसे मुस्लिम, ये पर्टिकुलरली हिंदू को टारगेट करता है। बीइंग इसकी कोई भी कास्ट हो, वो उससे मतलब नहीं है, ये पर्टिकुलरली एक मुस्लिम को टारगेट करता है, एक हिंदू को टारगेट करता है। और अगर पार्टी कोई, लेट्स टेक जेड, ये कोई पार्टी है, ये पार्टी अगर पर्टिकुलरली रिलेटेड टू हिंदुज्म है, अगर हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, तो इस केस में इस पर्सन पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। इसका बेल ही ग्रांट नहीं किया जाएगा, इसको अरेस्ट कर लिया गया एंड सो ऑन। उमर खालिद का अपने इश्यूज चल रहा है। तो एक तरीके से एजिटेटर का काम करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ सिटीजन्स। जिस जैसे कि जो उमर खालिद है, उमर खालिद को क्या हुआ है कि इलीगली मतलब डिटेन करके रखा हुआ है। उसका क्या रीजन, वो हम लोग उसमें पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो उस केस में एनजीओ गवर्नमेंट पे फोर्स करते हैं सो ऑन। टीचर ऑफ सिटीजन राइट की तरह एक्ट
करता है एंटाइलमेंट और जो ऑब्लिगेशंस होते हैं एज वेल एज गवर्नमेंट का जो पल्स ऑन द पीपल। गवर्नमेंट को असिस्ट करता है सर्विस प्रोवाइड करने में टू प्लेस जहां उस जगह या फिर उन पॉपुलेशन में जहां पे ऑफिशियल्स का जो इनिशिएटिव है वो रीच नहीं कर पाता है। असिस्ट करता है इन द मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन सपोर्ट और अपोजिशन टू द प्रोग्राम और पॉलिसीज। जो प्रोग्राम या पॉलिसीज लेके आए हुए हैं सरकार, उस केस में लोगों का जो पब्लिक ओपिनियन है उस पे मोबिलाइज करता है, उनका पब्लिक ओपिनियन लेके आता है, क्या आया हुआ है, सपोर्ट करते हैं या अपोज कर रहे हैं जो पॉलिसीज है या जो प्रोग्राम है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे, इसका हम लोग देखेंगे क्या कंट्रीब्यूशन है सिविल एनजीओज का, इसके अलावा एनजीओज के रोल क्या है और रोल के बारे में देखेंगे पर्टिकुलरली इसका कम एक ओवरव्यू रोल एंड सेकंड जो दूसरा रोल है इन्वायरमेंटल के केस में उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे विच इज गोइंग टू बी इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है जो हम लोग कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल पर्सनली रिप्लाई टू ऑल योर डाउट एंड क्वेरीज विद इन 24 आवर्स। आप हमारे साथ अपने फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं सो दैट वी कैन इम्प्रूव अपॉन इट इफ रिक्वायर्ड। आप हमारे साथ वेरियस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी कनेक्ट हो सकते हैं जैसे कि ईमेल, फेसबुक पेज, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगे, इस कोर्स को आप परचेज करना चाहते हैं, आप वेबसाइट पे जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि जो प्राइस है वो महंगा है तो आप इस कोड का यूज करके 25% ऑफ भी ले सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने का आप कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस टेलीग्राम को डेली हमारा 10 AM क्विज कंडक्ट किया जाता है। Also, don't forget to share these videos with your friends and colleagues so that others can also benefit from our efforts. So thanks to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with Ovol. Have a nice